मेरे फ्लैट के बराबर वाले फ्लैट में एक आंटी रहती थीं जिनकी उम्र 28 साल थी और उनके शौहर कई साल पहले वफात पा चुके थे। उनके 2 बच्चे थे जो अपने नाना नानी के पास रहते थे, जबकि वो आंटी अपनी ज़िंदगी अकेले गुजार रही थीं। बहुत पर्दादार, खुश मिजाज और अपनी दुनिया में मग्न औरत थीं। मैं एक सरकारी मुलाजिम था। मेरी बीवी कुछ साल पहले मुझसे तलाक ले चुकी थी और बच्चे अपनी माँ के साथ रहते थे। मेरी जिंदगी भी तन्हाई में गुजर रही थी। आंटी का अंदाज, चाल और बात करने का सलीका मेरे दिल को छू जाता था। उनके लहजे में एक अजीब मिठास थी और निगाहों में एक थकी हुई चमक छिपी थी। कुछ अरसे के बाद हमारी सलाम दुआ बढ़ने लगी। वो अक्सर अपने फ्लैट के बाहर झाड़ू लगा रही होती तो मुझे सलाम करते। मैं जवाब देकर मुस्कुरा देता। एक दिन वो मेरे दरवाजे पर आए। हाथ में तेल की बोतल थी। कहने लगे, भाई माफ़ कीजिएगा, एक काम था। मेरी वो पुरानी सिलाई मशीन है, इसकी सुई जाम हो गई है। आप प्लीज़ मुझे उसका ऑयल चेंज कर दें। मैं एक लम्हे के लिए हैरान हुआ। आंटी की आवाज़ में थोड़ी शर्म थी, मगर इसके पीछे एक मासूम आतिमाद था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ऑयल चेंज करवाना है। आंटी कहने लगे, जी तेल डालने वाला काम, मतलब मेरी मशीन जाम हो चुकी है और मैं कोशिश कर रही थी, मगर मेरे हाथों से कुछ नहीं हो रहा। मैंने चाबी उठाई और उनके पीछे इनके फ्लैट में चला आया। अंदर बहुत महक थी। कमरा बहुत साफ सुथरा था। हर चीज़ सलीके से रखी हुई थी। आंटी मशीन लाकर एक चादर पर रख चुकी थीं। मैं बैठा, हाथ में कपड़ा लिया और आहिस्तगी से सफाई शुरू की। मैंने कहा, ये मशीन बहुत पुरानी है। आंटी कहने लगे, हाँ, ये मुझे शादी के वक्त मिली थी, लेकिन अब तो जैसे हर चीज़ की रवानी ख़त्म हो चुकी है। मैंने एक नज़र इनकी आंखों में देखा था। एक लम्हे को खामोशी तारी हो चुकी थी। वो बात कहने के बाद फौरन किचन में चली गईं। कहने लगें, चाय बनाकर देती हूँ, आप मेरी मशीन का ऑयल चेंज कर लें। जब वो वापस आए तो मैंने सफाई मुकम्मल कर ली थी और तेल लगाकर मशीन को रवां कर दिया था। मैंने कहा, अब चलाकर देखें। वो मेरी बात सुनकर मुस्कुरा पड़े। थोड़ा सा झुककर मशीन की सुई को हाथ लगाया। मशीन ने रवानी से चलना शुरू कर दिया। कहने लगे, वाह भाई, आपने तो जैसे जादू कर दिया हो। मैंने कहा, आंटी ये सिर्फ ऑयल चेंज था, असल बात रवानी की होती है। जब वक्त पर चकनाई मिले तो हर चीज़ दोबारा चल पड़ती है। आंटी ने एक लम्हे को मेरी तरफ देखा, जैसे मेरी बात समझ गई हूँ, मगर वो कुछ भी नहीं बोले। उनके होंठों पर एक ऐसी मुस्कुराहट थी जिसमें कई राज दफन थे। ऐसी शाम के बाद हमारी बातचीत में एक नर्म रवानी आ गई। अब वो कभी कभार दोपहर के वक्त मुझे चाय पर बुला लेते। मैं भी बगैर शर्म के वहाँ चला जाता। एक दिन आंटी कहने लगीं, भाई आज मेरी तबीयत कुछ बोझल है। अगर आपको बुरा न लगे तो आप मेरे कंधे पर थोड़ा सा तेल लगा दें। ऐसे लगता है जैसे कुछ जम गया हो। मैं आंटी की बात सुनकर हैरान हुआ, लेकिन मैंने कहा, जी मैं लगा देता हूँ। आंटी के लहजे में कोई शरारत नहीं थी, बस वही पुरानी आंटी थीं, अपनी दुनिया में मगन, मगर अंदर से तन्हा थीं। मैंने तेल हाथ में उठा लिया। आंटी सोफे पर लेट चुकी थीं। उनके दोपटे का किनारा कंधे से सरक रहा था। मैंने इंगलियों में थोड़ा सा तेल लेकर उनके कंधे पर नरमी से मिलना शुरू कर दिया। एक खामोशी थी और इस खामोशी में गहरी सांसों की आवाज़ थी। आंटी कहने लगें, भाई कभी कभी लगता है जैसे ज़िंदगी सिर्फ ऑयल चेंज मांगती है और सब कुछ फिर से चलने लगता है। मैंने उनकी बात में छिपी हुई थकन, तन्हाई और ख्वाहिश को महसूस किया था, और वे लम्हा हमेशा के लिए मेरे दिल पर नक्श हो चुका था। इस दिन के बाद
आंटी की निगाहें बदल चुकी थीं। वो वही आंटी थीं, सलीके वाली, धीमी बात करने वाली, मगर अब उनकी नज़रें ठहर जाती थीं और कभी कभार झुककर कुछ छिपा भी लेती थीं, जैसे कोई अंदर की रोशनी छलकने से रोक रहा हो। एक दोपहर में दफ्तर से जल्दी वापस आया। गली में दाखिल होते ही दरवाजे पर आंटी खड़ी थीं। हाथ में छोटा सा डब्बा था। भाई माफ़ कीजिएगा, मेरा रूम कूलर अजीब आवाज़ निकाल रहा है। शायद इसका भी ऑयल चेंज करना है, मैंने मुस्कुराकर कहा। आप तो अब हर चीज़ की जिम्मेदारी मेरे कुंधों पर डाल रही हैं। आंटी कहने लगें, आपके कुंधे बहुत भरोसे वाले हैं। ये जुमला सीधा मेरे दिल पर उतरा था। वो शर्माती हुई वापस मुड़ें और अंदर चली आएं। रूम कॉलर कमरे के कोने में रखा था, पुराना सा था, वाकई आवाज़ कर रहा था। मैं उसे ठीक करने लगा। आंटी किचन में चाय लेने चली गईं। बर्तनों की हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी। कूलर के शोर में एक अजीब सा मज़ा आ रहा था, जैसे सुकून इस शोर में छिपा हो। मैंने ध्यान से कॉलर की सफाई की और नई चुकनाई लगाना शुरू कर दी। इतना में आंटी मेरे पास आए। उनके हाथ में चाय की ट्रे थी। कहने लगें, कितना वक्त लगेगा? मैंने कहा, बस थोड़ा सा वक्त लगेगा, जब तक अच्छी तरह तेल लग नहीं जाता ये शूर बंद नहीं होगा। मेरी बात सुनकर आंटी कहने लगें, क्या दिलों पर भी ऑयल लगाया जा सकता है? मैंने हैरान होकर उन्हें देखा तो वो मुस्कुरा रही थीं, मगर ये मुस्कुराहट किसी मजाक की नहीं, एक अधूरे सवाल की थी। मैंने कहा, दिल पर सिर्फ वही तेल लगता है जो नीयत से निकले और जो बगैर छुए वहां तक पहुंच जाए। खामोशी छा चुकी थी। कूलर बंद हुआ, पंखा रवां हो चुका था। मैंने कहा, अब ये शोर नहीं करेगा। आंटी कहने लगें, काश इंसान भी इतना आसान होते। खैर, हम दोनों ने चाय पीना शुरू की। धीरे धीरे मौसम गर्म हो रहा था। मैंने खिड़की से बाहर देखा। शाम का रंग गहरा हो रहा था। आंटी मेरी तरफ देखते हुए कहने लगें, भाई, कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब है। शायद जिस्म में नमी की कमी हो चुकी है। अगर आपके पास वक्त हो तो आज ज़रा मेरे पाँव पर तेल मिल दें। ये जुमला आम होता तो शायद बुरा लगता, मगर वो इस कदर नरमी और सादगी से कह रही थीं कि इसमें कोई शरारत नहीं थी। बस एक औरत की तन्हाई झांक रही थी जो अपने जिस्म की बेरूही को किसी के लम्स से जगाना चाहती थी, वो भी बगैर किसी लफ्ज़ी तक वो दो के। मैंने सिर हिला दिया। वो सोफे पर बैठ चुकी थीं। दुपट्टा अब भी मुकम्मल अंदाज में था। उन्होंने पाँव सामने किए। मैंने हल्के हाथों से तेल इंगलियों पर लगा लिया और उनके तलवों पर नरमी से लगाना शुरू किया। इन की सांस की रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगी। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। कहने लगें, आपके हाथों में बड़ा सुकून है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा जिस्म जिंदा हो रहा हो। आंटी की बात सुनकर मैंने कुछ नहीं कहा। मैं सिर्फ इनकी मालिश करता रहा। आंटी कहने लगीं, कभी कभी लगता है कि तेल सिर्फ मशीनों के लिए नहीं होता। जिस्म भी चीख चीख कर कहता है, अब कुछ रवानी चाहिए। मैंने सिर उठाया। उनकी आंखों में नमी थी, लेकिन ये आंसू नहीं थे। ये किसी दबे जज्बात की गवाही थी। मैंने सिर्फ इतना कहा, रवानी मिल जाए तो जिंदगी का पंखा भी बगैर शूर के चलता है। एक लम्हे को हम दोनों खामोश हुए, मगर इस खामोशी में एक मियाद तय पा चुकी थी। बगैर ज़बान के, बगैर वादे के मैं अपने रोज़मर्रा के काम करता रहा, मगर हर रात जब फ्लैट की खामोश दीवारें मेरे गर्द सुन्नाटा बनने लगते तो आंटी के वो लम्हे याद आने लगते। एक शाम दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो आंटी हाथ में कुछ कपड़े लिए खड़ी थीं। कहने लगें, भाई आपको तकलीफ़ होगी, मगर मेरी वॉशिंग मशीन बंद हो चुकी है। कुछ लोग तो कहते हैं इसकी मोटर जाम हो चुकी है।
पर मुझे लगता है बस थोड़ा साथ साथ चाहिए। मैं मुस्कुरा पड़ा। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि ये औरत हर बार मुझे ही क्यों याद करती हैं। मगर शायद वो जानती थीं कि मैं चीज़ें ठीक करने का फ़न जानती हूँ, चाहे वो मशीन हो या दिल हो। ऑन के कमरे में दाखिल होते ही खामोशी कुछ गहरी होने लगी। मैंने मशीन का ढकना खोला। वाकई कुछ पाइप पुराना हो चुका था। हाथ गैला करने के लिए मैंने वाश बेसिन पर पानी लिया। आंटी पास खड़ी थीं। उनके बाल खुले हुए थे और एक खुशबू उनके वजूद से बहुत तेज आ रही थी। कहने लगी, भाई अगर हाथ गीला हो चुके हैं तो फिर एक छोटा सा काम और करें। मेरे कंधे में आज भी वही खचाव है। मैंने पलटकर देखा। उनकी आंखों में कोई शर्म नहीं थी, ना सवाल था, सिर्फ एतमाद, सिर्फ तलब, सिर्फ एक बेयाजिल तजा थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, बस 1-2 मिनट रख जाइए। मैंने हल्का सा तेल हाथ पर लगाया और नरमी से उनके कंधे पर लगाना शुरू किया। उनकी सांसें आहिस्ता आहिस्ता गहरी होने लगें। कहने लगें, भाई क्या आपको लगता है लम्स सिर्फ जिस्म को नहीं दिल को भी नर्म करते हैं? मैंने आंटी की बात का जवाब नहीं दिया, सिर्फ अपने हाथ का दबाव थोड़ा सा नरम कर दिया। आंटी फिर कहने लगें, पता है मेरे शौहर जब जिंदा थे तो इतनी नरमी कभी नहीं मिली। शायद जिंदगी में हर रिश्ता शोर करता है, मगर कुछ लम्हे सिर्फ चुप में मुकम्मल होते हैं। वो आहस्तगी से बोल रही थीं। उनके अल्फाज मेरे अंदर उतर रहे थे। मैंने उनकी गर्दन पर हल्की सी अंगलियां फेरी और उनका वजन एक पल को लड़स गया था। आंटी कहने लगें, भाई क्या आपको कभी लगा कि कुछ रिश्ते आयल चेंज की तरह होते हैं? न निकाह की ज़रूरत न वादे की, बस वक्त पर थोड़ी गर्मी, थोड़ा लम्स और चीज़ें फिर से चलने लगती हैं। मेरे हाथ उनकी पश्त की जानिब जाने लगे। वो थोड़ा सा झुक चुकी थीं, जैसे खुद को मुकम्मल तौर पर मेरे हवाले कर दिया हो, मगर खामोशी से मुकम्मल भरोसे से कहने लगें, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। आपका हर लम्स मेरे अंदर कुछ खोल देता है, जैसे बरसों का जिंक साफ हो रहा हो। मैंने उनकी कमर के निचले हिस्से पर तेल लगाया। धीरे धीरे मुकम्मल खामोशी में कहने लगें, कभी कभी ऐसे लगता है जैसे मैं दोबारा जीने लगी हूँ। इस लम्हे हम दोनों के दरमियान कुछ लफ्ज़ नहीं थे, सिर्फ सांसें, लम्स और वो राज जो ज़बान से कभी नहीं निकलने वाले थे।